आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, इसकी पार्ट 1 की वीडियो में हम विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण है ना, और विधेय विशेषण है ना, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। ठीक है ना। और आज हम जो विशेषण के भेद हैं इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। विशेषण के भेद। देखिए, इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? कुल 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और दोस्तों देखिएगा, जो परिमाणवाचक विशेषण है ना, इसके भी 2 प्रकार होते हैं ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना, और अनिश्चित परिमाणवाचक। और दोस्तों जो सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक विशेषण, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। और दोस्तों देखिएगा, जो संख्यावाचक विशेषण है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले। देखिए दोस्तों, जैसे गुणवाचक विशेषण, यहाँ शब्द से ही पता लग रहा है कि गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होगा? किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम है ना, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष या आकार है ना, या प्रकार, संबंध, या दशा, इन सारी चीज़ों का पता लगेगा। तो आप यहाँ से केवल इस चीज़ को याद रखना कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे देखिएगा, वे विद्वान व्यक्ति हैं, है ना, तो यहाँ पे विद्वान, तो ये क्या है? इनका गुण बता रहे हैं किस, है ना। यहाँ वे क्या है? सर्वनाम। वे सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम का क्या बता रहा है? वे विद्वान है, इनका गुण बता रहा है। अगला देखिएगा, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। अब श्यामा यहाँ पे देखिए क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो मैं दोस्तों बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे तो पहले उस वीडियो को देख लें। इसकी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। देखिए, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है, तो यहाँ देखिए शांत स्वभाव, ये क्या है? इसका गुण है। किसका है? श्यामा का, है ना। तो वही है। देखिए गुणवाचक क्या विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा। देखिए ये सर्वनाम हो गया वे, और ये श्यामा संज्ञा हो गया। ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम, इनका वो जो है किसके बारे में चर्चा बताते हैं? गुण के बारे में बताते हैं ना। गुण हो गया, दोष हो गया। देखिए अगला है सोहन दुष्ट लड़का है ना। दुष्ट, तो ये भी एक तरह का हम इसे गुण कह सकते हैं ना, ये भी एक तरह का गुण है ना। तो देखिए ये है दोष, है ना, लेकिन हम गुण ही कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, जैसे रावण था, है ना, तो रावण में कौन सा गुण था? अहंकार। रावण में अहंकार था ना, तो रावण का हम गुण की बात कर लें तो कौन सा था? अहंकार, है ना। अब जिस प्रकार से जो कर्ण था महाभारत में, है ना, कर्ण का जो गुण था वो कौन सा था? दानवीर, यानी कि उसका जो गुण था वो दानवीर था, है ना, तो उसके अंदर दानवीरता का गुण था। अब जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी में गुण कौन सा था? अहिंसा का, है ना, तो अहिंसावादी थे। तो बस वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे उसके उनके गुणों का पता लगता है। देखिए सोहन दुष्ट लड़का है, तो उनका उसका क्या है गुण? भैया दुष्ट है वो, है ना, तो इसका दोष है। संगीता बुरी लड़की है, तो ये भी उसकी एक तरह की हम कह सकते हैं भैया गुण है उसका, भैया बुरी लड़की है वो, है ना। देखिए रूप के आधार पर देखिए, वह बहुत ही सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है? सुंदर, ये भी उसका गुण है, लेकिन किसके आधार पे है? रूप के आधार पे, है ना। कमला लाल फ्रॉक पहनी है। अब लाल फ्रॉक पहनी है, तो यहाँ पे गुण है उसका लाल, है ना, तो ये किसके आधार पे हम कह सकते हैं? रंग के आधार पर। जैसे वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है ना, तो मोटा आदमी
तो मोटा है ना। तो ये इसका गुण है भाई, आदमी कैसा है, मोटा है, गुण है उसका, लेकिन ये है उसके आकार पे, है ना। जैसे राम स्वस्थ बालक है, तो स्वस्थ बालक है, ये उसकी दशा पे है ना। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको केवल ये ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में पता आपको यहाँ पे चलेगा, तो वही आपका क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। इसको मैंने गुण को अलग अलग इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन है ना, बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। देखिए ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताता है। अब देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण में आपको केवल ये बात याद रखनी है कि संज्ञा या सर्वनाम की वो क्या बताएगा, माप तौल बताएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों जैसे एग्जाम्पल से और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, है ना। तो यहाँ पे माप तौल का वर्णन हो रहा है, यानी जीवन भर, है ना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे थोड़ी चाय दो, है ना। तो यहाँ पे भी माप तौल का पता लग रहा है, थोड़ी चाय दो, है ना। मुझे 2 सेर चावल दे दो, तो यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों माप तौल का पता लग रहा है, 2 सेर चावल दे दो, है ना। यहाँ देखिए 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो 1 मीटर कपड़ा यहाँ पे माप तौल का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। अगला है यह गाय बहुत दूध देती है, तो यहाँ पे भी माप तौल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, मिल रहा है। तो इसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों देखिएगा जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों इसका हम जो पहले वाले को पढ़ लेते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध हो। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, इसको यहाँ सबसे ही पता लग रहा है निश्चित, है ना, यानी कि उसकी जो माप तौल होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, यहाँ किलो होना चाहिए था, है ना। तो 4 किलो तो निश्चित माप तौल हो रही है ना, यानी कि पता लग रहा है कितना आटा लाया भाई, 4 किलो, फिक्स है ना, फिक्स वैल्यू है यहाँ पे। जैसे अगला है 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, तो यहाँ 2 मीटर ये भी फिक्स है ना, यानी माप तौल का जो निश्चित पता लग रहा है कि कपड़ा जो है कितना है। अगला है बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग लेते आना। यहाँ पे भी देखिएगा जो 1 तोला हींग है ना, तो इसकी भी जो है एक निश्चित माप तौल का पता लग रहा है ना, निश्चित तौल है 1 तोला, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 2 मीटर कपड़ा, तो इसके भी निश्चित एक माप है ना। 4 किलो आटा, इसके भी निश्चित तौल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित माप तौल का बोध ना हो। निश्चित में तो निश्चित माप तौल का बोध होगा, और अनिश्चित में क्या होगा, कोई भी निश्चित माप तौल का बोध नहीं होगा, उसी को हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बाकी का दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे सभागार में बहुत आदमी थे। अब यहाँ देखिएगा सभागार में बहुत आदमी थे, यानी कि आदमियों की जो संख्या है वो पता नहीं पड़ पा रही है कि कितने आदमी थे, बहुत थे, यानी कि जो आदमियों की संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, मेले में अनेक पशु पक्षी थे। तो देखिए मेले में अनेक, तो यानी पशु पक्षियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं पता चल पा रही है। जब निश्चित पता नहीं चल पा रही है तो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर हैं, यानी कि विश्वविद्यालय में कुछ छात्र किस पर हैं, हड़ताल पर। लेकिन कितने छात्र हैं हड़ताल पर, इसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत ही सरल है कि जो सर्वनाम
किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए। इसमें सिर्फ ये है जो सर्वनाम होगा ना, है ना, तो सर्वनाम होगा संज्ञा से पहले होगा। सर्वनाम किससे होगा? संज्ञा से पहले होगा। ठीक है, तो बस अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को। देखिए, यह आदमी विश्वासी है, तो देखिएगा यह तो क्या हो गया आपका? सर्वनाम। ठीक है ना, और आदमी होगी क्या? संज्ञा, है ना। तो हम कह सकते हैं, और वही देखिए परिभाषा में दिया है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए। तो देखो संज्ञा आदमी है, उससे पहले आ रहा है और उसकी फिर वो विशेषता बता रहा है। यह आदमी कैसा है? विश्वासी है, तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये सर्वनाम है, लड़के क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो पहली कंडीशन इसमें ये है, संज्ञा से पहले आएगा सर्वनाम, है ना, और सर्वनाम के बाद में क्या आएगी? संज्ञा। पहली बात ये। दूसरी बात, वो फिर जो है उसकी संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे ये लड़के कहाँ, है ना, कहाँ जा रहे हैं। अगला देखिएगा, ये ऐसा आदमी तो देखा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है, आदमी हो गया संज्ञा, है ना। अगला है, मेरा घर इसी शहर में है ना, तो मेरा घर इसी शहर में है, तो ये यहाँ पे सर्वनाम हो गया ये मेरा, और घर हो गया क्या? संज्ञा। अब ये इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आनी चाहिए। पहली कंडीशन वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? संज्ञा आनी चाहिए। वहाँ सार्वनामिक होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा? सार्वनामिक होगा। सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मौलिक, दूसरा होता है यौगिक। पहले मौलिक को देख लेते हैं। देखिए, मौलिक जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको इस शब्द को समझना होगा, जो मूल रूप होता है ना, वो किसे कहते हैं। देखिए, जब मैंने आपको सर्वनाम बताया था, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह है, ये, यानी इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं की गई है, ये स्वतंत्र हैं, या इनका इन्हीं से इसका जन्म हुआ है ना। ये, वह है ना, मैं, हम, ये सब क्या हैं? मूल कह सकते हैं, मूल सर्वनाम है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है, इन्हीं शब्दों से इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है इन्हीं के साथ। तो ये हो गए क्या? मूल। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, यह आदमी चोर है, तो यहाँ पे क्या है? यह सर्वनाम है, और सर्वनाम भी मूल है, इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं की गई है। ठीक है ना। अगला है, ये लोग भले हैं। यहाँ पे ये क्या है? सर्वनाम है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं की गई है, मूल इन्हीं से इनका जो है जन्म हुआ है। जैसे हमने स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, है ना, यानी कि उस स्वर को बोलने के लिए किसी उस व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। वही यहाँ पे ये क्या है? स्वतंत्र हैं। ये हो गया, कोई व्यक्ति आया था, है ना। अगला है, वह लड़का अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये जो इनका मूल रूप है ना सर्वनाम का, वो क्या बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अगला दोस्तों यौगिक है, इसे देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, यानी सर्वनाम होगा उसमें कोई भी प्रत्यय लगा होगा, है ना, प्रत्यय के योग से बना होगा वो, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा, प्रत्यय का उसमें योग होगा, योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, यहाँ देखिएगा ऐसा, तो इसमें सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए कैसा,
तो इसमें भी क्या लगा है, सा प्रत्यय लगा है। कैसा सामान लाए हो, तो ये भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पे जैसा, तो इसमें भी क्या, कौन सा प्रत्यय लगा है, सा प्रत्यय लगा है। ठीक है ना, यानी ऐसा, कैसा, जैसा, है ना, तो ये आपके को क्या हो जाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना और अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम हैं। देखिए मेरा, तो जो मेरा की अगर हम बात कर लें, इसमें जो मूल सर्वनाम होगा वो क्या होगा, मैं। तो मैं में क्या लगा दिया उन्होंने, रा जोड़ दिया, यानी रा प्रत्यय लगा दिया, क्या हो गया, मेरा। इसी प्रकार से तुम्हारा में तुम था, है ना, इसमें क्या रा जोड़ दिया है, तुम्हारा हो गया। आप, आपका, आप में क्या जोड़ दिया इन्होंने, का प्रत्यय लगा दिया है, तो क्या हो गया, आपका। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो यौगिक होते हैं ना, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, तो जो सर्वनाम में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ऐसा में सा जुड़ा था, कैसा में सा जुड़ा है, जैसा में भी सा जुड़ा है, मेरा में रा जुड़ा है, तुम्हारा में रा प्रत्यय लगा हुआ है, आपके में का लगा हुआ है, कितना में भी क्या लगा है, ना लगा है प्रत्यय, इतना में भी ना प्रत्यय लगा है, उतना, अपना, है ना, इनमें क्या लगे हैं, ना प्रत्यय लगे हैं। तो आदि भी यौगिक सर्वनाम है। ठीक है ना, यौगिक सर्वनाम आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, है ना। यानी कि इनमें कोई ना कोई प्रत्यय आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मूल में क्या होता है, मूल में जो है ये वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मौलिक रूप उनका मौलिक होते हैं वो। ठीक है ना, अपने मूल रूप में ही होते हैं सर्वनाम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए ऐसा विशेषण जो संज्ञा में संख्या का बोध कराता है। तो इसमें केवल आपको कुछ नहीं है, संख्यावाचक है तो केवल इसमें संख्या आपको देखने की मिल जाएंगी। संख्या क्या क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे देखिएगा, मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। कितनी पुस्तकें खरीदी, 3, यानी संख्या को दर्शा रहा है ये। चौथा आदमी कहाँ गया, इसमें भी देखिएगा चौथा संख्या को दर्शा रहा है। वे दोनों स्कूल गए, तो दोनों संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है, यानी हर एक, तो यहाँ देखिएगा अनिश्चित, यानी कि हम कह सकते हैं संख्या जो है यहाँ पे अनिश्चित है ना। अब देखिएगा इसके ही प्रकार को पढ़ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी निश्चितवाचक विशेषण, ठीक है ना, और अनिश्चितवाचक विशेषण। देखिएगा निश्चितवाचक में मैंने आपको बताया था कि इसमें संज्ञा की निश्चित संख्या का क्या होगा, बोध होगा। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। ठीक है, 3 और 4 ये क्या है, संख्या है, यानी निश्चित संख्या है। तो यहाँ क्या होगा, निश्चितवाचक विशेषण होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अनिश्चितवाचक विशेषण है यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। अनिश्चितवाचक में क्या होगा, इसमें संज्ञा की निश्चित संख्या का क्या नहीं होगा, बोध नहीं होगा। जैसे दोस्तों ऊपर हमने अभी देखा था, यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है, तो इसमें निश्चित संख्या का क्या नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। तो ये कैसा होगा, अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक और। माँ ने कुछ पेंसिलें खरीदी। तो माँ ने कितनी पेंसिलें खरीदी, भाई कुछ खरीदी हैं, संख्या का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। ठीक है ना, लेकिन उसमें दोस्तों देखिएगा मापतौल हमने देखा था उसमें, ठीक है ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया था, हाँ जी, प्रमाणवाचक बताया था ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो निश्चित बताया था और अनिश्चित बताया था। अनिश्चित में देखिए सभागार में बहुत आदमी थे, या मेले में अनेक पशु पक्षी थे। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे अनिश्चित किसका पता लग रहा है, मापतौल का। अनिश्चित मापतौल का पता लग रहा है, वहाँ पे अनिश्चित संख्या का पता लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं संख्यावाचक में।
अब देखिए विशेषण की तुलना, ठीक है ना, विशेषण की तुलना अवस्था। देखिए जो विशेषण की जो तुलना अवस्थाएं होती है ना, वो होती हैं 3। उत्तरावस्था होती है ना, उत्तमावस्था होती है और मूलावस्था होती है। चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तरावस्था में क्या होता है कि जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है, यानी कि जब दो संज्ञाएं होंगी ना, दो संज्ञाओं के बीच में क्या होगा, तुलना की जाएगी। दो संज्ञाओं के बीच में जब तुलना की जाएगी तो वहाँ पे होगा उत्तरावस्था। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक ना। तब विशेषण से, देखिए तब इसमें क्या होगा, विशेषण से पूर्व से अपेक्षाकृत, है ना, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। से अपेक्षाकृत या की अपेक्षा या की तुलना में या मुकाबले में या से कहीं बढ़कर या से बढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। इन तुलना होती है, इन्हीं शब्दों से तुलना होती है। जैसे एग्जाम्पल, रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है, तो रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है, यानी कि तुलना हो रही है यहाँ पे भी तुम्हारी लड़की से, है ना। अगला देख लेते हैं, प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है प्रकाश के घर से, ठीक है ना। तो ये भी क्या है ना, जब दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होती है तो क्या होती है वहाँ पे, उत्तरावस्था। और दोस्तों देखिएगा अगला, सभी लड़कों में अपेक्षाकृत मनोहर तेज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अपेक्षाकृत शब्द आया है, मैंने आपको बताया है कि से अपेक्षाकृत या फिर के अपेक्षाकृत, है ना, या की अपेक्षा। तो ये सब आपको शब्द देखने के लिए मिलेंगे, तुरंत वहाँ आप क्या लगाओगे, उत्तरावस्था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस बाकी का आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो संप्रत्यय है ना, उसको आपको समझना है। देखिए अब इसकी अगली अवस्था देख लेते हैं, उत्तमावस्था। देखिए जब दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, दो से अधिक संज्ञाएं, उसमें क्या होगा, दो संज्ञाओं के बीच में जो उत्तरावस्था थी उसमें दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होती थी। अब इसमें क्या होगा, दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में तुलना होगी, ठीक है ना। तो तब देखिए इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, तुलना करते हैं, तब सबसे या सर्वाधिक आदि का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग होगा सबसे या सर्वाधिक का। तो दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल से, 4 भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ देखो सबसे आया है, देखो यहाँ सबसे कौन सा होगी, ये कौन सी अवस्था होगी, उत्तमावस्था। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, मोहन अपनी कक्षा का सर्वाधिक योग्य छात्र है, यानी सर्वाधिक योग्य छात्र है। तो यहाँ दोस्तों देखिए सर्वाधिक आया है, तो ये कौन सी होगी, उत्तमावस्था। बस इन दो शब्दों को आपको याद करना है, सबसे आए या फिर सर्वाधिक आए, तो इन्हें आप लोग जो है लगा दो कौन सा, उत्तमावस्था, ठीक है ना। बाकी का दोस्तों देखिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के, है ना। कंफ्यूज वाले वो देखते हैं कि इसमें जो बोध क्षमता है ना, अंडरस्टैंडिंग जो अभ्यर्थी का जो लेवल है वो कितना है, वो इस चीज़ को जांच करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी चीज़ों को समझते हुए पढ़ते जाना है। बाकी का इससे संबंधित टॉपिक संबंधित जो क्वेश्चन हैं ना, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली देख लेते हैं, मूलावस्था। देखिए एक संज्ञा पद हो, ठीक है ना, मूलावस्था में क्या होता है, केवल संज्ञा पद एक ही होता है, और यहाँ आर हो गया, और होना चाहिए, और उसके किसी गुण की होना चाहिए, गुण की चर्चा हो, यानी संज्ञा पद एक होना चाहिए और उसके किसी भी गुण की क्या हो, चर्चा हो, तब विशेषण की स्थिति में मूलावस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों विशेषण की मूलावस्था में तर और तम लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूलावस्था में मैंने बताया था क्या, कि एक संज्ञा पद हो, संज्ञा पद एक ही होना चाहिए, है ना, कोई भी तुलना नहीं होती है, यानी मूलावस्था में। उत्तरावस्था में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होती है, और उत्तमावस्था में बताया था दो संज्ञाओं से अधिक संज्ञाओं के बीच में तुलना होती है ना, संज्ञा दो से अधिक होती हैं,
उत्तमावस्था में, और इसमें 2 संज्ञा होती है, इसमें कोई भी संज्ञा नहीं होती है, सिंगल होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए इसमें मूलावस्था में जो अधिक हो गया, अब अधिक में अगर आप तर लगा दोगे ना तो वही बन जाएगी उत्तरावस्था। तर लगा दोगे तो उत्तरावस्था, और तम लगा दोगे तो उत्तमावस्था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उच्च हो गया, उच्च में तर लगा दोगे उच्चतर, तम लगा दोगे तो उच्चतम। निम्न है, निम्न में निम्नतर और निम्नतम। उत्तरावस्था निम्न की अगर आपको उत्तरावस्था बनानी है तो क्या लगा दोगे आप, निम्नतर, है ना, और तम लगा दोगे तो निम्नतम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका उत्तमावस्था। और अगला दोस्तों गुरु है, गुरु में तर लगा दोगे तो गुरुतर, तो ये आपकी उत्तरावस्था बन जाएगी। इसमें तम लगा दोगे गुरु में तो गुरुतम हो जाएगा, ये कौन सी अवस्था बन जाएगी, उत्तमावस्था। ठीक है ना दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।